Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Reforms of Lord Dalhousie. लॉर्ड डलहौसी जिनका भारत का गवर्नरशिप का पीरियड 1848 से लेके 1856 तक का था, वे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई ढंगों से भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था। कुछ इलाके तो उन्होंने भारत में युद्धों में जीतकर इंग्लिश शासन में ऐड किए थे, जैसे कि पंजाब और बर्मा, और कुछ इलाके जो कि उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, यानी कि लैप्स के सिद्धांत के द्वारा सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, करौली, बुद्धावाल को अपने साम्राज्य में, या हम ये कहें कि अंग्रेजी साम्राज्य में उन्होंने ऐड किए थे। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि उन्होंने भारत में डाक और तार की स्थापना करवाई, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिश करवाए और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई थी। इसके बारे में सर डब्ल्यू हंटर कहते हैं कि उनके कामों को 3 शब्दों में हम प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 वर्ड्स हैं, कॉन्क्वेस्ट, कंसोलिडेशन एंड डेवलपमेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के एरिया को जीता जाए, फिर उसके बाद उसको कंसोलिडेट किया गया, उसका संगठन किया गया और फिर भारत में विकास किया गया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन बेसिकली रिफॉर्म्स है लॉर्ड डलहौसी के, तो सबसे पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौसी के बारे में अगर बोला जाए तो वो भारत में एक तरह से एक इम्पीरियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनके साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने कई ढंगों से जो है कोशिशें की भारत में, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट उनको भारत में मॉडर्नाइजेशन के लिए भी जाना जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को। सबसे पहले रेलवे पढ़ते हैं। रेलवे जो है हम कहें कि 1853 में भारत में सबसे पहली रेल जो है इनके शासनकाल, या हम कहें कि भारत में इनके गवर्नरशिप के पीरियड के दौरान 1853 में मुंबई से थाना के बीच में चली थी और अगले साल कलकत्ता से रानीगंज जो कोयले की माइंस थी वहाँ तक रेलवे लाइन जो है बनाई गई थी। धीरे धीरे करके लगभग सारे भारत में रेलवे ट्रैक्स इस्टेब्लिश करवाए गए और इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। देन नेक्स्ट आता है पोस्ट, या हम कहें कि पोस्टल सर्विसेज, जिसको लॉर्ड डलहौसी ने शुरू करवाया था, या हम ये कहें कि इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया था। अगर पोस्टल सिस्टम को देखें तो भारत में ये हमारे एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड में भी देखने को मिलता है। तो इसका मॉडर्नाइजेशन लॉर्ड डलहौसी ने करवाया था। उन्होंने एक कमीशन इसके लिए नियुक्त किया और उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया और इसके लिए जो है भारत में, पूरे भारत में जो पोस्ट ऑफिस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया और पहली जो इसकी टिकट होती थी, या हम कहें कि डाक टिकट या पोस्टेज स्टैम्प का प्रचलन उन्होंने करवाया। आधे तोले के जो लेटर डालने के लिए 2, मतलब आधा तोले का मतलब मेजर किया जाता था जब उसका वेट, तो ऐसे लेटर के लिए 2 पैसे, या हम कहें 2 पैसे की डाक टिकट लगाई जाती थी। पहले ये होता था कि जो चिट्ठियां भेजी जाती थी उसकी फीस देनी पड़ती थी और धीरे धीरे करके ये जो डाक विभाग है ये पूरे भारत में इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। देन हमारे पास थर्ड जो इनका रिफॉर्म है दैट वाज टेलीग्राफ। टेलीग्राफ यहाँ से इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को बहुत जल्दी से पहुंचाया जा सकता था। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड टेलीग्राफ सिस्टम। अब इसके लिए जो है सुप्रिटेंडेंट ओ शंगनेसी ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और तार व्यवस्था के द्वारा कलकत्ता, पेशावर, बम्बई, मद्रास, रंगून, मांडले और कई जो सिटीज़ हैं उनको मिलाया गया था।
1857-1858 की जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें टेलीग्राफ का रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी से दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती थी। नेक्स्ट हमारे रिफॉर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लॉर्ड डलहौसी ने प्रशासनिक सुधारों के आधार के लिए केंद्रीकरण, या हम ये कहें कि सेंट्रलाइजेशन की नीति को चुना था। इसका अर्थ ये है कि सारी पावर जो है वो सेंटर के पास रहेंगी, और इसके काम के लिए उन्होंने चीफ कमिश्नर्स, गवर्नर जनरल, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सबको अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा जो है उन्होंने जो नया शासन प्रबंध लागू किया था उसको नॉन रेगुलेशन कहा जाता था। इसका अर्थ ये है कि शासन प्रबंध को पूर्ण रूप से कानूनों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। शांति व्यवस्था, भूमि कर इकट्ठा करना, लोगों को न्याय देने की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था, बल्कि ये कि कानून लिखने पर उन्होंने कम ध्यान दिया था। तो उसको कहते थे नॉन रेगुलेशन। तो इसमें सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट की। तो लॉर्ड डलहौसी ने अपने साम्राज्य को और अच्छे से चलाने के लिए बंगाल में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट की थी 1853 में, और इससे जो है शासन प्रबंध और अच्छे से चलना शुरू हो गया था। सेकेंडली, नॉन रेगुलेशन सिस्टम इन द न्यू टेरिटरीज। अब मैं आपको बता के हटी हूँ कि नॉन रेगुलेशन आगे क्या है। तो इस सिस्टम को उन्होंने न्यू टेरिटरीज में भी लागू किया था। जैसे कि 1849 में पंजाब में सिस्टम लागू किया था। फिर उसके बाद उन्होंने इस व्यवस्था को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नए एरियाज़ में उन्होंने कमिश्नर या चीफ कमिश्नर अपॉइंट करके उन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चलाने की कोशिश की थी। जैसे कि पंजाब का हम बोल दें कि पंजाब में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उन लॉर्ड डलहौसी थे, तो इनके अधीन जो है उन्होंने 3 मेंबर्स की एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जो कि सारा काम किया करता था। देन आता है नेक्स्ट वर्क है इनका एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स फ्रॉम प्रोविंसेस। इसके अलावा उन्होंने प्रांतों की सरकारों को अच्छे ढंग से काम करने के लिए, उनको सुचेत करने के लिए ये बोला कि आप जो है एनुअल रिपोर्ट जो है भेजेंगे, ठीक है, और किसके पास भेजेंगे, ये गवर्नर जनरल के पास भेजेंगे। और उस एनुअल रिपोर्ट में ये कोशिश की गई कि काम जो है वो लोगों की भलाई के लिए किए जाएं। देन शिमला एज द समर कैपिटल। इसके अलावा लॉर्ड डलहौसी ने सिस्टम को और अच्छे ढंग से चलाने के लिए उन्होंने गर्मियों की राजधानी जो है शिमला बना दी थी, ठीक है। और देन इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर हाई पोस्ट के लिए उन्होंने थोड़े से रिफॉर्म्स किए थे। जैसे कि 1853 के एक्ट में ये कहा गया था कि उच्च सरकारी नौकरियों की जो एंट्रेंस होते हैं उनके आधार पर अपॉइंटमेंट होगी, और कोई भी किसी तरह की कोई सिफारिश को नहीं माना जाएगा, बल्कि उनकी कैपेबिलिटी को पहल दी जाएगी। परंतु ये जो एंट्रेंस होते थे इनकी जो हम कहेंगे शर्तें बहुत कठोर थी। जैसे कि पहला कि ये एंट्रेंस लंदन में होंगे, ICS के एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल हम बोल दें, और उसके लिए एज इन्होंने 21 ईयर्स से जो है उम्र से ज़्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठ नहीं सकते थे। तो एक तरह से हम ये कहें कि उच्च सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि लॉर्ड डलहौसी ने सैनिक रिफॉर्म्स कौन से किए थे। सैनिक रिफॉर्म्स में उन्होंने सबसे पहले तोपखाना जो है उसको कलकत्ता से मेरठ में बदल दिया था। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि राज्य व्यवस्था के कारण, राज्य के विस्तार के कारण कलकत्ता दूर पड़ जाता था और दिल्ली से जो मेरठ है वो नज़दीक पड़ता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। देन शिमला में सेना का मुख्य दफ्तर भी स्थापित किया। जैसे मैंने बताया कि राजधानी बनाया, तो उसके साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर्स भी शिमला को बना दिया गया। देन थर्डली, डलहौसी जो है वो हिंदुस्तानी सैनिकों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए संकट की स्थिति को निपटने के लिए उन्होंने गोरखा रेजिमेंट जो है, इसके अलावा पंजाब की एक अनियमित सैनिक टुकड़ी को गठित किया था। देन
डलहौजी को ये भी शक था कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो एक पॉलिसी है एनेक्सेशन की, कि हम प्रदेश को जीतें, और दूसरी पॉलिसी जो है वो है लैप्स के सिद्धांत की। तो इस तरह करने से ज़रूर भारत में उनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने पहले ही इंग्लैंड की संसद में डिमांड की थी कि उनके टाइम पीरियड में भारत में अंग्रेज़ी सैनिकों की गिनती को बढ़ाया जाए। तो इसके नतीजे के तौर पर भारत में 3 यूरोपियन रेजिमेंट जो है वो बढ़ा दी गई थी। तो ये तो हो गए उनके मिलिट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट रिफॉर्म्स आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो है वो है ओपन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो उन्होंने भारत में जो है भारत और इंग्लैंड के व्यापार को बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू की, जिसमें उन्होंने जो बंदरगाहें हैं उनके टैक्स को मुक्त कर दिया। सिर्फ किसके लिए? अंग्रेज व्यापारियों के लिए। डलहौजी के द्वारा कलकत्ता, रंगून, कराची, बम्बई जो डॉकयार्ड जहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, यानी कि बंदरगाहें स्थापित की गई। फिर उसके बाद उन्होंने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ जो कच्ची कपास है उसकी जो भारत से ले जाने की हम कहें कि मैयर है 15 लाख पाउंड से बढ़कर 33 लाख पाउंड कर दिया गया। अनाज जो है वो 8 करोड़ से बढ़ाकर 90 लाख पाउंड तक जो है वो बढ़ा दिया गया। देन इसके अलावा जो है व्यापारिक माल भी उसमें 1 करोड़ 35 लाख से लेके 2 करोड़ 50 लाख पाउंड कर दिया गया। कॉटन के क्लोथ्स जो है उसमें 30 लाख पाउंड से लेके 63 लाख पाउंड कर दिया गया। मतलब इस तरह जो है भारत से रॉ मटेरियल जाना शुरू हो गया और भारत को आर्थिक हानि होनी शुरू हो गई, और इसके नतीजे में भारत में सामान बन के आना शुरू हो गया। अब बहुत कम कीमत में ये लेके जाते थे यहाँ से, जैसे हम कहें कि कपास को लेके, वहाँ से तैयार माल यानी कि कॉटन के रेडीमेड क्लोथ्स आने शुरू हो गए, वो कम कीमतों में बिकते थे। तो जिसके कारण जो है भारत की कॉटन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट या हम कहें कि उनका नुकसान बढ़ना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड कोल माइंस। अब डलहौजी ने ये भारत में बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कोयले और लोहे की जो माइंस हैं उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक कमीशन को अपॉइंट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कारखानों के लिए जंगली पहाड़ी इलाकों से कोयला और लोहा प्राप्त किया जा सके, और इसके साथ साथ उद्योगों में जो है इन उद्योगों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ जूट, टी एंड कॉटन। अब आर्थिक सुधारों में अब ये बहुत बड़ा योगदान था उनका कि उन्होंने भारत में पटसन, चाय और कपास के उत्पादन के ऊपर बढ़ोतरी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जैसे कि असम में चीनी किसानों को बुलाकर चाय के बाग लगवाए गए, बंगाल में पटसन की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें शुरू की गई, और डलहौजी ने नागपुर और बरार अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए ताकि इन क्षेत्रों से कपास के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। देन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब लॉर्ड डलहौजी ने अपने टाइम पीरियड में एक विशेष यत्न किया, वो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट। उन्होंने अवध, रंगून और साथ में लगते हुए प्रदेशों में जंगल जो है होते थे उनकी देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपॉइंट किया, और डलहौजी के शासनकाल से ही जंगलों को उपयोग में लाने के लिए योजनाएं बनाई। देन हमारे पास आते हैं इनके पब्लिक वर्क्स। तो पब्लिक वर्क्स में सबसे पहला जो काम है दैट वाज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना जो हम कहते हैं कि डलहौजी का बहुत महत्वपूर्ण काम था ये, और इससे पहले जनतक कामों के लिए मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को ही यूज़ किया जाता था, बट लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और इस काम के लिए चीफ इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है उसको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास रोड्स, कैनाल्स एंड ब्रिजेस। लोक निर्माण विभाग के लिए लोगों को सहूलतें प्रदान करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस बनवाए, जैसे कि कलकत्ता से पेशावर तक की जो जीटी रोड का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन की गई। इसके अलावा गंगा नदी से गंगा नहर निकाली गई और पंजाब में बारी नहर की उसारी आरंभ करवाएगी और नए पुलों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है मेयर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स।
प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल के लिए डलहौजी ने विशेष योजना बनाई, जिस अधीन उसने दिल्ली और आगरे के बीच में ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत के लिए एक अस्थायी विभाग बनाया। प्रांतीय सरकारों को भी ऐतिहासिक इमारतों की देखभाल करने का हुक्म दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। डलहौजी ने विलियम बेंटिक की तरह ही बहुत सारे समाज सुधार के काम किए, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसका उन्होंने विरोध किया था। उनके इन विरोध के कारण ये जो विमेन के साथ जो बैड कंडीशन होती थी वो थोड़ी सी रुकनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट वन, विडो रीमैरिज एक्ट। तो हम कहते हैं कि डलहौजी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में इस एक्ट को पास किया गया, जिसको पास करने में ज़्यादा योगदान कैनिक का था, जिसमें हिंदू विधवा औरतों को दोबारा रीमैरिज करने की इजाज़त प्रदान की गई थी। देन एंड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। पहले पहल विलियम बेंटिक ने मनुष्य की जो बलि है उसके खात्मे के लिए बहुत सारे उसने एफर्ट्स किए थे, जैसे कि उड़ीसा में जंगली जातियां जो हैं उनमें बुराई खत्म करने के लिए उसने कठोर पॉलिसी लागू की थी, पर इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए डलहौजी ने जो है इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1884 में बहुत सारे सख्त कदम उठाए थे, जिससे जो है ये अमानवीय बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो शिक्षा के सुधार के लिए इंग्लैंड की संसद ने एक कमेटी को अपॉइंट किया। इस कमेटी में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे चार्ल्स वुड। उन्होंने एक योजना बनाकर भारत भेजी जिसको हम कहते हैं वुड डिस्पैच, जिसमें भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना नैतिक फर्ज माना इन्होंने ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा लेना होना चाहिए, ना कि शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। बेसिकली ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी का मेन काम क्या है, सिर्फ एग्जाम लेना। देन प्रेसिडेंसी नगरों में शिक्षक अदारे खोले गए। डिग्री तक के कॉलेजेस को इन विधिक अदारों के साथ जोड़ा गया। हाई स्कूल, एंग्लो वर्नैकुलर स्कूल में छोटी श्रेणियां जो है उनकी देसी भाषाओं को अपनाया गया। ग्रांट इन एड देकर प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया। प्राइमरी एजुकेशन को विकसित किया गया। भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा प्रसार के लिए कुछ सरकारी स्कूल भी खोले गए और सारे भारत में शिक्षा प्रबंध के संचालन के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, DPI डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड स्कूल इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की गई। 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विद्यक अदारे स्थापित किए गए। इसके साथ साथ रुड़की कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की गई। डलहौजी को थॉमसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इंजीनियरिंग की लोड़ को महसूस करवाया, जिसके नतीजे के तौर पर लॉर्ड डलहौजी ने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई थी। देन इसके अलावा कलकत्ता में एक कॉलेज जो है लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश करवाया गया था। तो ये तो हो गए लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म्स। आई होप आपको लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म्स अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।